गुड मॉर्निंग बच्चों इससे पहले वाली कक्षा में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्याय की अवधारणा का स्पष्टीकरण पढ़ा था। अब हम पुनः अपने इसी अध्ययन क्रम को आगे ले चल रहे हैं और न्याय पर पुनः अपना दृष्टि डाल रहे हैं। न्याय की अवधारणा को समझने के लिए हमें प्लेटो की न्याय को पढ़ना अति आवश्यक है। प्लेटो कौन था? प्लेटो यूनान का एक सूफी दार्शनिक था। ये इतने महान दार्शनिक थे, ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस समय प्लेटो अपना दर्शन शास्त्र विकसित कर रहे थे, अपने दर्शन शास्त्र पे अपनी पुस्तक लिख रहे थे, उस समय सामंतवादी शासन अपनी चरम सीमा पर था। अब सामंतवादी शासन जब अपनी चरम सीमा पर था तो हम नाम से ही जानते हैं, सामंत लोग जो होते हैं वो अत्याचार करते हैं और उन्हें मानवीय भावनाओं का ह्रास हो जाता है। तो उस समय मानवीय भावनाओं का ह्रास हो चुका था। व्यक्ति निहित स्वार्थों के लिए दूसरों का अहित करने में नहीं चूकता था। अब प्लेटो जो कि दार्शनिक थे, हर चीज़ पर अपना मनन करते थे, तो उन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया कि जो न्याय होता है, अगर समाज में न्याय होगा, राज्य में न्याय होगा, तो समस्त जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी। तो उन्होंने अपने न्याय शब्द को लेकर एक पुस्तक की रचना ही कर डाली। उनकी पुस्तक बहुत प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक। उसके पार्ट 2, 3 और 4 में उन्होंने न्याय को विस्तृत रूप से वर्णित किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो बेटा, मैंने ये निर्दिष्ट कर्तव्य को रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। निर्दिष्ट कर्तव्य का क्या अर्थ होता है? निर्दिष्ट कर्तव्य का अर्थ होता है जो उसको दिए जा रहे हों। जैसे अभी हम हैं, हमको कोई कार्य दिया जा रहा है तो हमें वही कार्य करना चाहिए, ना कि दूसरे के कार्यों में टांग अड़ानी चाहिए। सीधी सरल भाषा ये है। तो राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्दिष्ट कर्म होता है। यही बात क्या निकल के आती है कि दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा किसका कार्य क्या है? इसके लिए प्लेटो ने बताया, जो व्यक्ति अपना खुद का कार्य करता है तो वो उसको इतना विकसित कर लेता है, उसमें इतना कौशल अर्जित कर लेता है कि वो एक सद्गुण बन जाता है, यानी वो एक परफेक्ट हो जाता है उसमें। तो प्लेटो क्या मानता था कि न्याय क्या है? न्याय एक सद्गुण भी है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता है तो वो उसमें इतना निपुण हो जाता है कि वो उसका सद्गुण बन जाता है। यहीं पर वो एक मानवीय आत्मा की बात करता है। मनुष्य क्या होता है? मानवीय आत्मा होती है। दार्शनिक लोग तो ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं। तो मानवीय आत्मा, जो मनुष्य होता है, उसकी जो मानवीय आत्मा है उसमें 3 तत्व मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये 3 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति में साहस होता है और प्रत्येक व्यक्ति में क्षुधा होती है। अब जब इन तीन में से क्या होता है, किसी में कोई तत्व ज़्यादा हो जाता है, किसी में कोई तत्व कम हो जाता है। जैसे आप लोगों को कहते हैं ना, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी तो कोई लर्न अच्छा करता है, तो कोई प्रेजेंटेशन अच्छा करता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी 3 भावनाएं होती हैं, 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला बुद्धि, दूसरा साहस और तीसरी क्षुधा। तब किसी व्यक्ति में साहस गुण ज़्यादा होता है, किसी में विवेक ज़्यादा होता है, किसी में क्षुधा। तो इन्हीं को करते हुए जब राज्य के द्वारा इनको कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं या ये राज्य में कोई कार्य करते हैं, उसमें वो निपुणता हासिल कर लेते हैं। तो इसका कहना ये था कि व्यक्ति को अपने ही गुणों के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। यहाँ प्लेटो न्याय के 2 प्रकार बताते हैं। न्याय के 2 प्रकार बताते हैं प्लेटो। न्याय एक है व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। बेटा देखो, हम जब न्याय की बात करते हैं तो हम कानून की बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ बता रहा है व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अब व्यक्तिगत न्याय क्या होता है? व्यक्तिगत न्याय वापस कहाँ घूम के आ गया? निर्दिष्ट कर्तव्यों पर आ गया। जो हमारे निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, अगर हम उन्हीं कर्तव्यों को करते चले जाएंगे तो समाज में किसी भी प्रकार का दुराव शराव नहीं होगा और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि नहीं होगी। आतंकी गतिविधि, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ या अपरोपकार की भावना, इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। व्यक्ति नैतिक बनता चला जाएगा। तो जब व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार कार्य कर रहा है तो समाज में सुख और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इसमें उसका मानना था कि व्यक्ति को इस चीज़ की आज़ादी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति कार्य करेगा
और उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वो अपने कार्य को अच्छी तरह करेगा। और अगर व्यक्तिगत न्याय नहीं हो पाता है तो वो सामाजिक न्याय के लिए हानिकारक हो सकता है। इनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह नहीं करेगा तो ये समाज के लिए अथवा राज्य के लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकता और राज्य में हमेशा अस्थिरता का वातावरण रहेगा। तो कुल मिलाकर ये हमको जो समझाना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा प्रतिपादित अपने जो कर्तव्य हैं, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, यानी बुद्धि वर्ग क्या होगा, बुद्धि वर्ग शासक वर्ग कहलाएगा। जिसके पास बुद्धि है वो कौन करेगा, शासन करेगा। जिसके पास साहस है वो क्या करेंगे, शौर्य का प्रदर्शन करेंगे और रक्षा यानी सैनिक वर्ग हो जाएगा। और शुद्धा जिसके पास उत्पादन कार्य को करने की क्षमता है, यानी शारीरिक रूप से जो बलिष्ठ हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, वो उत्पादक वर्ग बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो इसके इन शब्दों में ये क्या कर रहा है, समाज का पूरा चित्रण कर रहा है, राज्य का पूरा चित्रण कर रहा है। 3 वर्ग बना रहा है समाज में और उन 3 वर्ग से ही राज्य की व्यवस्था को भी ये बना रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। बेटा इनके अनुसार इनका मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस व्यक्ति को समाज की आवश्यकता नहीं होती वो या तो पशु होता है या तो फिर वो देवता होता है। तो इनकी नज़र में, इनके नज़रिए से न्याय क्या था? इनके नज़रिए से न्याय था, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। मतलब जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है ना, तो अब उसके समाज में आपसी संबंध होते हैं एक दूसरे से, उन संबंधों का नियमन यानी संचालन किस प्रकार किया जाता है। देखो जहाँ प्लेटो का अध्ययन हमें बता रहा था, राज्य को एक आवश्यक बुराई बता रहा था वो, है ना, एक तरीके से इनडायरेक्ट में राज्य का आवश्यक बुराई बता रहा था। उसी तरीके से अरस्तु जो है वो क्या, राज्य का पक्षधर हो रहे हैं। ये पक्षधर बता रहे हैं अपने आप को राज्य का। ये कहते हैं कि सभी के मनों में, सभी व्यक्तियों के मन में न्याय के प्रति जब एक जैसी धारणा होती है तो राज्य अस्तित्व में आता है। अभी जैसे मैं न्याय मान रही हूँ कि सच बोलना न्याय है, तो आप भी यही मानोगे कि सच बोलना न्याय है, तो इसको गलत मानेगा कि हाँ, नहीं मानेगा। सच बोलना न्याय है, इसी न्याय अस्तित्व में आया। अब देखो अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए, एक वितरणात्मक और एक सुधारात्मक। जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, वितरणात्मक यानी वितरण। अब वितरण किस चीज़ का करेंगे, कोई प्रसाद तो है नहीं जो बांटेंगे। वितरण किया जा रहा है, राज्य में किस चीज़ का वितरण होता है, शक्ति और संरक्षण, कि कौन संरक्षित करता है इन चीज़ को। तो अरस्तु का मानना था कि शक्ति और संरक्षण का वितरण योग्यता और योगदान के अनुरूप होना चाहिए। जैसे अब मैं आप में से किसी को खेल मंत्री बनाना चाहती हूँ, है ना, खेल विभाग, लेकिन उसको बेचारा वो हमेशा बीमार रहता है, टाइम पर उठता ही नहीं, उसको खेल मंत्री बना दूँ तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा सही, है ना। अगर मैं किसी को गृह विभाग देना चाहती हूँ कि आज किचन का वर्क तुझे संभालना है, पर उसने कभी कुछ आटा लगाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं होता क्या है ये सब, तो क्या वो उस कार्य को भलीभांति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए अरस्तु का मानना था कि जो समाज में जो पद दिया जाता है या राज्य के द्वारा जो कार्य दिया जाता है, जो उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यता और उसके योगदान के अनुरूप होना चाहिए। अब मालूम पड़े मेरे पास योग्यता तो बहुत है पर मैं योगदान कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को आता बहुत कुछ है पर कर कुछ नहीं रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई बार होता है एक्टिव इंसान रह जाते हैं, जैसे और जिनमें कोई योग्यता नहीं होती वो आगे आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के न्याय की बात करते हैं कि अगर राज्य है तो राज्य में शक्ति का और संरक्षण का जो वितरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, योग्यता और योगदान के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात ये किस बात के पक्षधर आ रहे हैं, समानता के पक्षधर आ रहे हैं। ऐसा ना, मतलब समानता के पक्षधर कैसे हुए कि कभी कभी क्या होता है, कोई गरीब इंसान है, उसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं, परंतु वो उसके पास जैक और चेक नहीं है, यानी उसके पास कोई सिफारिश नहीं है और उसके पास धन दौलत नहीं है, उस चक्कर में उसकी योग्यता को रोका ना जा सके, है ना। इसलिए समानता के पक्षधर वो कहते थे लाभ और उत्तरदायित्व तो व्यक्ति की क्षमता अनुसार वितरित होना चाहिए, कि जो हमको इस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, या हमको जो उत्तरदायित्व दिया जाता है वो हमारी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ना कि केवल हमारी पर्सनैलिटी को देख के या हमारे बैकग्राउंड को देख के या पैसे को देख कर। कुल मिलाकर ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं वितरणात्मक न्याय व्यक्ति की योग्यता और उसकी शक्ति, उसके योगदान, उसकी क्वालिटी को देखकर होना चाहिए। इसी पहलू में वो
सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। अब सुधारात्मक न्याय में क्या होता है कि आपको शक्तियाँ दे दी है, आपको राज्य के द्वारा अधिकार दे दिए, पर उन अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। आपको स्वतंत्रता दे दी, आपको आज़ादी दे दी, समानता दे दी, शिक्षा में अधिकार दे दिया, परंतु आपके उन अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। तो यहाँ अरस्तु कहते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है उनकी रक्षा की जाए। अर्थात व्यक्ति की 3 बेसिक जो नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, यानी व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति की संपत्ति की और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा राज्य के द्वारा की जाए। अर्थात कुल मिला के जो अरस्तु होते हैं वो राज्य को क्या मान रहे हैं, एक आवश्यक अच्छा ही मान रहे हैं, जबकि प्लेटो क्या थे, वो उसको राज्य का हस्तक्षेप कम से कम कह रहे थे ना कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमको अंतर हो रहा है। आप लोग को ट्राई करना बच्चों के इनका अंतर समझ सको कि दोनों दार्शनिक कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल।